वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके सेक्शन 182 से 185 तक हैं। तो बेसिकली इसके वीडियो के अंदर हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। डेफिनेशंस, उनका एनालिसिस, कौन एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, कौन एजेंट अपॉइंट हो सकता है, और एक ये रूल भी डिस्कस कर रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जिसमें एजेंट्स अपॉइंट होते हैं उसमें कंसिडरेशन लाजमी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इन 5 पॉइंट्स की तरफ विद एग्जांपल्स वन बाय वन चलते हैं। तो लॉ में जो डेफिनेशन बताई हुई है उसके मुताबिक 3 डेफिनेशन हमारे लिए रेलिवेंट हैं। एक तो ये कि एजेंट कौन होता है। तो एजेंट इज अ पर्सन इम्प्लॉयड टू डू। अब इम्प्लॉयड का यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि बाकायदा इम्प्लॉय के स्टेटस में हो। इम्प्लॉयड का मतलब है कि उसको आपने अपने साथ इंगेज किया है। टू डू एनी एक्ट फॉर एन अदर, जिसमें वो किसी और के लिए काम करेगा। और टू रिप्रेजेंट एन अदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से मुराद ये है कि जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अलावा किसी और पर्सन से, यानी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट के अलावा वो पार्टी जिसके साथ एजेंट निगोशिएशन कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसे हम थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी कहते हैं। तो जिस पर्सन को ये जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए एजेंट अपॉइंट होता है, जिसको एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस पर्सन को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो एक हमारे पास डेफिनेशन हो गई एजेंट, दूसरी हमारे पास डेफिनेशन हो गई प्रिंसिपल। अब एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप होता है और इस रिलेशनशिप को हम एजेंसी कहते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए: एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंसी। तो कॉन्टेक्स्ट इसका ये होता है कि जो निगोशिएशन हो रही होती है वो एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान हो रही होती है। जो एजेंसी का रिलेशनशिप है वो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान हो रहा होता है। अब एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। पाशा अपॉइंट्स आजम टू बाय 10 बैग्स ऑफ शुगर ऑन हिज बिहाफ। अब यहां पर जो पाशा है, ही इज प्रिंसिपल। आजम क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके बिहाफ पर डीलिंग करेगा, तो आजम इज एजेंट। और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम एजेंसी कहते हैं। तो इस रिलेशनशिप के बेस पर निगोशिएशन थर्ड पार्टी के साथ जो है वो एजेंट कर रहा होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होगा थर्ड पार्टी के साथ वो प्रिंसिपल का होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब हम आगे भी फर्दर एंगल पर देखते हैं और इसी डेफिनेशन की डिटेल को अब एनालाइज करते हैं। तो अगर हम एजेंट और प्रिंसिपल वाले मामलात को देखें तो इसमें 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। पहली बात तो ये कि तकरीबन तमाम टाइप के जो बिजनेस हैं उनमें एजेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एजेंट्स का इस्तेमाल होता है। एजेंट वो पर्सन है जो किसी और के बिहाफ पर थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन को अरेंज कर रहा होता है। वो जिसके बिहाफ पे कर रहा होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। जिस पार्टी के साथ निगोशिएट कर रहा होता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, उसे थर्ड पार्टी कहते हैं, और खुद वो एजेंट होता है। एजेंट जो है वो एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विद बाय निगोशिएटिंग, यानी एजेंट का काम जो है वो निगोशिएशन करना है थर्ड पार्टी के साथ। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा होता है वो असल में प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान हो रहा होता है, एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान नहीं हो रहा होता। However, the agent may negotiate the terms of a contract between the principal and the third party. When the contract is made, it is between principal and third party. तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होगा। एजेंट जो है वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए भी इंप्लाई किया जा सकता है कि आप कहते हैं कि जी एक एजेंट को अपॉइंट किया आपने और वो आपके बिहाफ पर एक ट्रांजैक्शन करेगा। टिपिकली जैसे कोई गाड़ी खरीदनी हो, कोई घर सेल करना हो, किराए पर लेना हो, या किराए पर देना हो या बेचना हो, तो इसके लिए अमूमन वन ट्रांजैक्शन के लिए आप एक प्रॉपर्टी डीलर, रियल स्टेट एजेंट को हायर कर लेते हैं। और कई बिजनेसेस में ये कॉमन भी है कि वो एक ऐसे एजेंट को भी हायर करते हैं जो रेगुलरली उनके लिए काम करता है। तो वन ट्रांजैक्शन के लिए भी होता है, रेगुलरली भी हो सकता है, जो नंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हो। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं, तो वो आपके बिहाफ पे सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ट्रांजैक्शन है उनको फाइनलाइज कर रहा होता है। तो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए भी एजेंट अपॉइंट हो सकता है और एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी एजेंट की अपॉइंटमेंट हो सकती है।
एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पाशा अपॉइंट्स आजम टू बाय 10 bags of sugar on his behalf. In pursuance of contract of agency, Azam finalizes a deal to purchase the bags of sugar from Tariq. अब देखें, पाशा ने अपॉइंट किया, रिप्रेजेंट उसको करना है आजम ने, तो आजम एजेंट हो गया और पाशा प्रिंसिपल हो गया। तारिक के साथ डील करनी है, होलसेल डीलर इन शुगर ऑन क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ पाशा, पाशा के बिहाफ पे करनी है, तो तारिक का यहाँ पे जो स्टेटस है वो थर्ड पार्टी वाला है। अब कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर हम इस प्रोसेस में देखें तो 3 पर्सन हैं, पाशा इज प्रिंसिपल, आजम इज एजेंट और तारिक थर्ड पार्टी है। तो पाशा ने उसको कहा है कि वो उसके बिहाफ पर चीज़ें खरीदे, तो पाशा और आजम के दरमियान एजेंसी का रिलेशनशिप है। अब आजम निगोशिएशन करेगा तारिक के साथ और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पाशा और तारिक के दरमियान होगा। अब हमें ये चीज़ नोटिस करनी है कि आजम और तारिक के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पाशा और तारिक के दरमियान हुआ है, हालांकि उसकी निगोशिएशन पाशा ने खुद नहीं की बल्कि उसके बिहाफ पर आजम ने की है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होता है, वही एक दूसरे को लीगली लाइबल होते हैं, और वही अगर एक पार्टी डिफॉल्ट करती है तो यही एक दूसरे के ऊपर केस करके उसमें जो है वो रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इशू हमारे पास ये है कि कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है। तो लॉ की इसमें सिंपली 2 रिक्वायरमेंट हैं। बेसिकली इन शॉर्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, जिसमें नॉर्मली जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो 18 ईयर्स है और कुछ सिचुएशन में 21 ईयर्स होती है, और वो पर्सन साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, तो वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है। तो जस्ट 2 कंडीशंस हैं, एज ऑफ मेच्योरिटी अचीव कर ली हो और साउंड माइंड का पर्सन हो। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि परवीन जिसकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है, इंप्लाइड आजम 36 ईयर ओल्ड एज हर एजेंट टू फाइनलाइज अ बिजनेस डील विद तारिक। तो आजम ने उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बिकॉज परवीन की जो एज है वो 21 से भी ज़्यादा है, विच इज़ क्लियरली एज ऑफ मेचोरिटी अचीव हो गई है। और क्योंकि साउंड माइंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा, तो हम नॉर्मली यही अज्यूम करेंगे कि शी इज़ ऑफ साउंड माइंड। तो परवीन और तारिक के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपर होगा, और क्योंकि जो एजेंट है उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है और उसकी निगोशिएशन के थ्रू किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉपर कंसीडर होगा। एक और हम सिनेरियो लेते हैं, एग्जाम्पल 4। मारिया 17 ईयर्स ओल्ड। अब 17 ईयर्स ओल्ड का मतलब है कि माइनर है। इंप्लॉइड आजम 36 ईयर ओल्ड एज हर एजेंट टू फाइनलाइज अ बिजनेस डील विद तारिक। आजम ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ मारिया, लेकिन क्योंकि मारिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती तो एजेंट के थ्रू भी नहीं कर सकती, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो मारिया इज नॉट अलाउड टू इम्प्लाई एन एजेंट अंडर द लॉ। अब जो थर्ड पार्टी अगर किसी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो तारिक जो है उसके मारिया के अगेंस्ट तो कोई राइट्स नहीं होंगे, बट तारिक कैन इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट आजम, क्योंकि आजम जिसने वो निगोशिएशन किया है वो एजेंट है, वो एक एडल्ट पर्सन है, वो माइनर नहीं है, तो उसने क्योंकि ऑन बिहाफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब उसके अगेंस्ट तारिक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। कैन नॉट अगेंस्ट मारिया बट मे इन्फोर्स इट अगेंस्ट आजम। तो ये पर्सपेक्टिव है कि जहां पर माइनर प्रिंसिपल बन के काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर माइनर के साथ नहीं हो रहा होगा, वो उस एजेंट के साथ ही हो रहा होगा, थर्ड पार्टी का, क्योंकि माइनर तो एजेंट अपॉइंट कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट ये है कि एजेंट कौन बन सकता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के दरमियान कोई भी शख्स एजेंट बन सकता है, इवन माइनर पर्सन भी एजेंट बन सकता है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि माइनर इसलिए एजेंट बन सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसमें तो माइनर इन्वॉल्व नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशन बन रही होती है वो तो प्रिंसिपल की बन रही होती है, वो तो थर्ड पार्टी की बन रही होती है, तो माइनर की कोई ऑब्लिगेशन एज एन एजेंट अराइज नहीं हो रही होती, इसलिए लॉ अलाउ करता है कि वो एजेंट बन सकता है, इवन माइनर भी बन सकता है। और इसमें शर्त यह है कि सच एजेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल। अगर किसी जगह पे एजेंट अपनी ड्यूटीज की ब्रीच करता है, अपनी ड्यूटीज और अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है और उसकी वजह से प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है, तो वो नुकसान पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजेंट की। लेकिन अगर ऐसा एजेंट माइनर हो या अनसाउंड माइंड का पर्सन हो तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।
तो यानी किसी जगह पे एक एजेंट की ड्यूटीज पूरी ना करने की वजह से, प्रॉपरली काम ना करने की वजह से, अथॉरिटी से एक्सीड करने की वजह से प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है, तो वो नुकसान पूरा करने की जिम्मेदारी होती है एजेंट की। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर वो एजेंट माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन होगा तो उसकी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हम दो कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल अब देखेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एज के फर्क होने की वजह से एजेंट के क्या फर्क आएगा। Parveen, 25 years old, employed Azam, who is 36 years old, as her agent to finalize a business deal with Tariq. तो ये एक मेजर पर्सन है। Azam made the contract on behalf of Parveen with Tariq. तो Azam as agent will be responsible. Shall be responsible to Parveen in case he breaches his duty as an agent. अगर वो एजेंट के तौर पर अपनी कोई ड्यूटी की ब्रीच करता है, कुछ गलत करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। सिमिलर एग्जांपल लेते हैं हम कि परवीन 25 ईयर्स ओल्ड एम्प्लॉयड आसिफ, जिसकी एज 15 ईयर्स ओल्ड है, यानी वो माइनर है। एज अर एजेंट टू फाइनलाइज अ बिजनेस डील विद तारिक, सेम सिनेरियो है। आसिफ मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन विद तारिक, कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो आसिफ एजेंट तो बन सकता है, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ही शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इवन इफ वो अपनी ड्यूटी एज एजेंट की ब्रीच कर दे। तो माइनर था इसलिए यहां पे नॉट आया, यहां पे मेजर था तो ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये फर्क पड़ जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रिंसिपल की होती है टुवर्ड थर्ड पार्टी, लेकिन अगर एजेंट कुछ गलत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होगी अगर वो माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन ना हो। लास्ट पॉइंट ये है कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कुछ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अलाउड होते हैं लॉ में, उसमें एक ये भी शामिल है। तो अरसलान प्रोमिसेस टू सेल फैसल हाउस ऑन हिज बिहाफ विदाउट गेटिंग एनी कमीशन, कोई कमीशन ले रहा। इसमें अगर आप देखें तो अरसलान तो कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि उसकी सर्विसेज हैं, फैसल कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि वो कोई कमीशन कोई चीज नहीं दे रहा। तो ये एग्रीमेंट स्टिल वैलिड होगा, हालांकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है। तो ये पॉइंट्स थे जो अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट से रिलेटेड हमारे ध्यान में होने चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।